इस आंदोलन ने लोगों में उनमें एक जान डाली है, कुव्वत लाई उनमें कि हम लड़ सकते हैं, इस हुकूमत को हरा सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। उस दौर में जब पूरी पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो सीबीआई के आगे, ईडी के आगे और इस गोदी मीडिया के आगे बिल्कुल धाराशायी हो चुकी है, तब कुछ लोगों का, आपा जी भी आई है, इन लोगों का, आप जैसे सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है किसान आंदोलन की जो सही पिक्चर है उसको लोगों के सामने लाया जाए। लेकिन लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि इस अंधकार के दौर में जब वो देश को एक धर्म का, एक भाषा का, एक कल्चर का बनाना चाहते हैं, तो सभी लोगों ने अलग अलग धर्म से आते हुए, अलग अलग जातियों से आते हुए, अलग अलग भाषाओं से आते हुए एक इतना बड़ा आंदोलन किया कि उस हुकूमत को जो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, हमने कहा यूनिटी है तो मुमकिन है। ये किताब किसान आंदोलन के उसके नेता रहे, उसके अलग अलग जो पहलू रहे, जब उसके जो इवेंट्स रहे, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशनों ने पार्टिसिपेट किया, उनका क्या रोल रहा अपने ब्रीफ में, और कुछ चीजों को डिटेल में इसको कंपाइल किया है। और इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छा काम किया और ये काम करने की अभी और जरूरत है। किसान आंदोलन में तो टिकरी लगभग 22 से 23 किलोमीटर लंबा वो धरना स्थल था और सिंगू लगभग 11 से 12 किलोमीटर लंबा वो धरना स्थल था। और वहां एक एक कैंप पर एक एक किताब लिखी जा सकती है, इतना कुछ वो आंदोलन अपने अंदर समोए हुए था। और इतने लोग, जिन लोगों को हमने बहुत सारे लोगों के सामने लाना चाहा कि जिन लोगों ने वहां आकर कहा कि अगर हम जीत गए तो पंजाब जाएंगे, अगर नहीं जीत जाएंगे तो पंजाब नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। इस तरह की टर्मिनेशन से वो लोग कभी मीडिया में नहीं आए, कभी वो सोशल मीडिया में नहीं छाए रहे, लेकिन वो उस आंदोलन का वो बैकबोन थी उस आंदोलन की कि किसी भी तरह का माहौल रहा, चाहे आंदोलन में बहुत सारी साजिशें हुई, 25 जनवरी को हुआ, 26 जनवरी को हुआ, उसके बाद वहां किसी आदमी का कत्ल हुआ, सभी तरह की साजिशों के दरमियान जो लोग वहां डटे रहे, उन सभी लोगों की मेहनत की वजह से था कि ये आंदोलन जीता गया। मैं खुद इस पर एक किताब लिखना चाहता हूं, लिखेंगे भी, बहुत सारा कुछ है। और ये मुझे याद आता है कि वो रसूल हमजा तो रशियन राइटर थे, तो वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने अपने पिता, किसी से बात करनी थी, अपने पिता से कहा कि मैं उनको सारी बात बता दूंगा। उसने कहा कि सारी बात सारे लोगों को पता होती, आपको जितना पता हो आप उतना बता तो सारा ज्ञान एक आदमी को नहीं हो सकता। तो इस तरह सारा कुछ एक किताब में नहीं आ सकता, इस पर बहुत सारी किताबें लिखनी होगा, बहुत सारे लोग जिन्होंने इंस्पायर किया इस आंदोलन को, किसान नेताओं को, आम लोगों को। मैं एक इंसिडेंट कल जेएनयू फंक्शन का, मैंने वहां भी ये सुनाया, आपको भी सुनाना चाहूंगा। बहुत दफा हमने ये बात सुनाई और इसने हमें इतना इंस्पायर किया कि जब पंजाब में लॉकडाउन था, पूरे देश में ही था, तो पंजाब पहला वो स्टेट था जिसने उस लॉकडाउन को ब्रेक किया। वो समझ गया कि कोरोना बीमारी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसके लिए इसको यूज कर रही है। तो हम कभी एक थोड़ी दहशत भी थी, कोरोना की भी दहशत थी, लॉकडाउन की भी दहशत थी, जिस तरह का डॉक्टर तो नहीं ट्रीटमेंट कर रहे थे, पुलिस लोगों का ट्रीटमेंट कर रही थी अगर वो बाहर घर से निकलते। तो उस दहशत के माहौल में जब ये खेती ऑर्डिनेंस आए तो उनके खिलाफ जब आंदोलन थोड़ा शुरू हुआ, तो एक गांव में हम मीटिंग करवाने गए तो
हम मीटिंग करवाने वाले 6 लोग थे और सुनने वाले 4 लोग थे। और उनमें एक बुजुर्ग थे। हम जब 10-15 मिनट हमने बात रखी तो उन्होंने कहा कि आप निराश मत होइएगा, आप युवा हो। हम सभी लोग, हमें से कोई ज्यादा उम्र वाला कोई भी नहीं था। हमने कहा हम निराश तो नहीं होंगे, लेकिन जितना बड़ा हमला है उस तरह का भी लोगों का उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक हमें कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप लगे रहिए, ये अच्छे परिणाम बिल्कुल आएंगे। उन्होंने कहा कि एक बार एक किसान हल जोत रहा था तो उसके पास रब आया। उसने कहा कि मैंने 12 साल के लिए बारिश ना डालने का, सूखे का, अकाल का फैसला कर लिया। 12 साल अकाल पड़ेगा, कोई बारिश नहीं होगी, कोई फसल नहीं होगी। इसलिए तुम ये मत खेत में हल जोत रहे हो, क्यों बेकार में अपना समय खराब कर रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं तो हल जोतूंगा। कहने रब फिर उसके आगे खड़ा हो गए, मूर्ख आदमी, एक अनाज जो तो जमीन में गिरा रहा है, क्यों खराब कर रहा है, इसको खा लेना, 4 दिन ज्यादा निकल जाएंगे, बारिश तो होनी नहीं है, फसल तो होगी नहीं, 12 साल के लिए अकाल का मैंने फैसला कर दिया। वो कहना अरे तू पासे हट, मैं मेरे को तू हल चलाने दे। तो फिर उसने पूछा कि तू इतना जिद क्यों कर रहा है, तू क्यों जिद है कि तू हल चलाएगा ही चलाएगा, 12 साल तो बारिश नहीं होनी, फसल तो होगी नहीं। उसने कहा मैं किसान हूं, अगर मैं 12 साल हल नहीं चलाऊंगा तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा। तो कहते रब ने सोचा कि अगर मैंने 12 साल बारिश न डाली तो कहीं मैं बारिश डालना ना भूल जाऊं। तो क्या उस मजबूर हुआ, उसने बारिश डाली और उस किसान की फसल। उसने कहा जो मेहनत करने वाला आदमी होता है ना, वो कुदरत को, सभी लोगों का जो फैसला है उसको तब्दील करने की समर्था रखता है। ये मोदी, उससे आगे जो शब्द बोला मैं नहीं बोलूंगा, ये क्या चीज है। और ये बुजुर्ग की बात हमें पूरे आंदोलन के दौरान हमें उत्साहित करती रही कि ये मोदी क्या चीज है। और उसी का परिणाम था कि ये आंदोलन जीता गया। और आपने कोशिश की इस आंदोलन के बहुत सारे पक्षों को, जो किसान नेताओं के जो विचार थे आंदोलन के बारे में, जीत के बारे में, और जो आपने कहा कि इसमें हमने 5 जो महिला नेता थे उनकी इंटरव्यूज की, ये भी आपने अच्छा काम किया। बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें अभी पढ़ेंगे, लेकिन और अच्छा होता अगर इस आंदोलन की कुछ तस्वीरें भी इस किताब में होती तो, क्योंकि इस आंदोलन को बहुत सारे लोगों ने इसकी तस्वीरों की वजह से जाना। तो बहुत सारे लोगों ने जिनको नहीं पता था कि ये जो एग्रीकल्चर जो ऑर्डिनेंस क्या है, जो बाद में लॉ बन गई, क्या है, लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जब देखा कि इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में, या इतना रिप्रेशन होने के बावजूद, इतनी साजिशों के बावजूद लोग वहां डटे हुए हैं, तो वो सारा कुछ जो इतनी वायरल हुई आंदोलन की बहुत सारी तस्वीरें, अगर वो इस किताब में होती तो बेहतर होता। कोशिश कीजिएगा कि अगले एडिशन में अगर हो सके तो वो आंदोलन की तस्वीरें इस किताब में जरूर होनी चाहिए। तो अगली बात जो इन्होंने स्टेट सेक्रेटरी साहब ने जो इनका सवाल था तब आंदोलन के दौरान, तो क्योंकि समय भी सीमित है तो उस पर मैं 2-4 बातें जरूर रखना चाहूंगा कि जो पंजाब में एग्रेरियन क्राइसिस है, तो सिर्फ इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी से वो समस्या हल होने वाली नहीं है। पंजाब में किसानी का जो खेती का संकट था वो इन फार्म लॉ से पहले भी था और रद्द होने के बाद भी है। उसी तरह किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, उसी तरह जो कर्ज का मामला है, उसी तरह पंजाब में एनवायरमेंट का क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस बहुत बड़ा है। तो हेल्थ सभी की, एनिमल्स की, आदमियों की, हमारी सॉइल की, सारी हेल्थ अब पूरी तरह पंजाब में वो गड़बड़ा चुकी है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसे हरा इनकलाब, हम उसे हरा घल्लूगारा बोलते हैं, ग्रीन मासेकर बोलते हैं कि हमारे सिख हिस्ट्री में 2 मासेकर की बात आती है, तो ये तीसरा है। और ये एक लगातार है, जैसे हर रोज अखबार में पब्लिश होता है कि 3 लोग आज खुदकुशी कर गए, आज 2 लोग कर्जे की वजह से ये हो गया, आज 4 लोगों का लीवर फेल हो गया, कैंसर ट्रेन जा रही है बठिंडा से राजस्थान को। तो ये एक लगातार वो जो पंजाब में चल रहा है वो इस एग्रीकल्चर मॉडल की वजह से है।
तो वो उस मॉडल को, वो प्रो कॉर्पोरेट मॉडल है और एंटी नेचर। प्रो फार्मर और प्रो नेचर कोई एग्रीकल्चर मॉडल हो, वो क्या हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आंदोलन की वजह से, बहुत सारे एक्टिविटी की वजह से उस पर हम अपना काम अभी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उस पर कुछ बातें मैं जरूर रखना चाहूंगा। कृति किसान यूनियन ये समझती है कि पंजाब में जो मोनोकल्चर है धान और गेहूं का, उसको बदलने की जरूरत है। पंजाब में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अब उसको देख लीजिए कि पूरी, जैसे अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे श्रीलंका का पिछले दिनों हुआ कि श्रीलंका में बहुत बड़ी भूखमरी फैली, जो संकट है वो सारा सभी लोगों के सामने है। उसमें एक बात उभर कर सामने आई कि उन्होंने जो अपनी एग्रीकल्चर थी उसको उन्होंने ऑर्गेनिक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां संकट पैदा हुआ, उनकी प्रोडक्शन कम हो गई और जिसकी वजह से वहां भूखमरी फैली। तो एग्रीकल्चर मॉडल को अगर आपने चेंज करना है तो वो सिर्फ जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है उसकी जो कंजम्पशन है उसको सिर्फ कम करने से नहीं होगा। आपकी पूरी जो एग्रीकल्चर की रिसर्च की ओरिएंटेशन है, उसकी प्लानिंग है, वो सभी को चेंज करना पड़ेगा। इसके बारे में क्यूबा का भी एक्सपीरियंस है। क्यूबा ने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में। तो अगर हम आज पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें 120 लोग प्लांट ब्रीडिंग में लगे और 120 में से 80 लोग सिर्फ धान पे लगे। तो इसमें अगर कोई कहे कि कोई कोई किसान जथेबंदी जहां कुछ लोग अपने आप चेंज कर देंगे, इससे नहीं होगा। क्योंकि जो स्टेट की पॉलिसी है, जो हमारे जहां ग्रीन रेवोल्यूशन का मॉडल लाया गया, तो अब क्योंकि अब समय नहीं है, समय कम है, उस पर विस्तार से बात नहीं हो पाएगी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो एक वार इंडस्ट्री खड़ी की अमेरिका ने, तो उस वार इंडस्ट्री में जहां वो अपने वो रसायनिक हथियार बनाते थे, वहीं ही वो रसायनिक खाद्य वो सारा कुछ बना। उसके लिए मार्केट चाहिए थी और इंडिया में जहां अनाज की कमी थी, तो सबसे फेवरेबल जगह उनके लिए पंजाब ये जगह थी, जहां पर पानी भी था, जमीन भी जरखेज थी, किसान भी मेहनती थे और उस तरह के जमीन जो था, किसान ज्यादातर वो मालिक किसान था जो खुद मर्जी से खेती कर सकता था। तो ये मॉडल जब जहां लागू हुआ तो वो हमारी ना लोकल नीड्स के मुताबिक था, ना लोकल एनवायरमेंट के मुताबिक। तो कोई भी एग्रीकल्चर मॉडल अगर वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, लोकल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो डेफिनेटली फेल होगा और वो वहां का हवा पानी मिट्टी सबको बर्बाद करेगा। और वो पंजाब में हुआ। पंजाब में आज जो ग्राउंड वाटर है 86% हमने पानी निकाल लिया वाटर टेबल की वजह से। सिर्फ 14% हमारी जमीन में पानी रह गया है और 10-12 साल के बाद पंजाब एक जहरीला रेगिस्तान बनने जाएगा अगर इस एग्रीकल्चर मॉडल को तब्दील नहीं किया गया। दूसरा, पंजाब में इतनी खतरनाक बीमारी, पंजाब के हर शहर में आपको वो मिल जाएगा कि बे औलाद जो लोग हैं वो मिले। इस टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर इस तरह का बहुत कुछ है वहां पर। पंजाब में जो पंजाब के लोगों का जो स्पर्म काउंट है वो 50% रह गया। तो जो माहिर लोग ये मानते हैं अगर यही स्थिति रही 2050 तक पंजाब के लोग बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहे। तो इतना बड़ा हेल्थ क्राइसिस इस जो एग्रीकल्चर मॉडल की वजह से है और इतना पानी जो रह गया वो इतना पलूट हो चुका है। तो उसके लिए पूरे एग्रीकल्चर मॉडल को तब्दील करना पड़ेगा। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि खाद ना डालो, मतलब पेस्टिसाइड मत करो, फसलों पर यूज मत करो, किसान को इस तरह बोल देने से कोई एग्रीकल्चर मॉडल तब्दील होने वाला नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि जो उनकी रिसर्च की ओरिएंटेशन है कि पंजाब में धान, मैं खुद देखता रहा हूं कि 40 से 50, अगर हम उसको क्विंटल में बोले तो 18 से 20 क्विंटल पर एकड़ धान था, आज वो 32 से 35 क्विंटल पर एकड़ हो गया। गेहूं
3 से 4 क्विंटल थी वो अब 20 क्विंटल से ऊपर जाने लगी। लेकिन आज से 30 साल पहले जो प्रोडक्शन थी दालों की, जो प्रोडक्शन थी और फसलों की, वो वहीं पे खड़ी। उसका रीजन क्या है कि जो खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी हमारी खुली, उसकी जो रिसर्च की ओरिएंटेशन है वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन को सर्व करने की है। प्लांट ब्रीडिंग में अगर 120 लोग लगे हुए हैं तो उसमें 80 लोग सिर्फ धान पे लगे हुए हैं और एक आदमी को 4 सब्जियां दी रहती है। 4 सब्जियों पे एक आदमी रिसर्च करेगा और एक फसल पे 80 लोग रिसर्च करेंगे। तो उससे सरकार की जो नीति है वो समझाती है कि वो इस एग्रीकल्चर मॉडल को इसी तरह चालू रखना चाहती है। दूसरे नंबर पे कि किसान दूसरी फसलें तब बोएगा अगर उसको सभी फसलों पे एमएसपी पर खरीद की उसकी गारंटी। और उसके लिए हमने तो पंजाब में तो इतनी जमीन फर्टाइल है कि उस पर बहुत कुछ हो सकता है। पंजाब में 28 किस्म का फ्रूट हो सकता है, लेकिन पंजाब की जो जमीन है उसमें सिर्फ 2.2% जमीन पर वो बागबानी का काम है और उसमें से 60% सिर्फ 2 किन्नू और अमरूद, सिर्फ 2 ही फ्रूट है। 28 किस्म का फ्रूट हो सकता है। 1978 में टीएयू ने एक पंजाब में बादामों की खेती का एक्सपेरिमेंट भी किया, वो सफल नहीं रहा, लेकिन उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। तो पंजाब में जितनी और फसलें हैं, जैसे हम अगर दालों की बात करें, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 700 करोड़ रुपए की दाल हर साल भारत बाहर से मंगवाता है। अगर हम अपने एडिबल ऑयल की बात करें तो 22 लाख टन जो एडिबल ऑयल है पर ईयर इंडिया इंपोर्ट करता है। लेकिन जो जहां के किसान है उसको दाल पर एमएसपी नहीं देना चाहती सरकार। जो ऑयल सीड है उस पर सरकार एमएसपी इसके यहां के किसान को नहीं देना चाहती, लेकिन वो बाहर से मंगवाना चाहती। उससे बिल्कुल मतलब साफ है। जब हम 3 फार्म लॉ थे तो जब नेगोशिएशन चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो वो बोलते थे कि 17 से 18 लाख करोड़ रुपए पर ईयर अगर सारी फसलों पे एमएसपी देना है तो सरकार का खर्चा आएगा। सरकार अगर किसान को देगी तो किसान क्या करेगा? गड्ढा खोद के उसमें पैसे को दबा देगा। वो पैसा तो बाजार में आएगा ना, तो बाजार में आएगा तो जहां की मार्केट डेवलप होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी ना। आज देख लीजिए, जब किसान की फसल अच्छी नहीं होती तो जितने शहरी लोग हैं जिन लोगों का खरीददार है किसान, उनकी हालत आप देख लीजिए क्या होती है। अगर किसान की अच्छी फसल होगी, उसकी फसल बिकेगी, तो वो पैसे का किसान क्या करेगा? वो बाजार में जाएगा ना। बाजार में जो दुकानदार है, जो लोग हैं, उनके पास ही वो पैसा जाएगा। तो पैसा तो मार्केट भी डेवलप होगी, लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। लेकिन पंजाब ने क्या किया इस बार? पंजाब सरकार ने कहा कि आप जो मूंग की फसल है, मूंगी है, उसको अब उसकी खेती करिए, हम एमएसपी पर उसकी खरीद करेंगे। जब किसान ने फसल की खेती की तो उसके बाद क्या किया कि उन पर कंडीशन लगा दी कि एक किसान से 25 क्विंटल से ज्यादा मूंगी नहीं खरीदी जाए। उसको अपनी जमीन का वो फर्द दिखानी पड़ेगी, उसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि वो 5 एकड़ से ज्यादा उसकी खरीद नहीं की जाएगी, 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं की जाएगी। हमने बोला कि जब आप कई हजार करोड़ की मूंगी कनाडा से मंगाते हो तो तब ट्रूडो की क्या जमीन की फर्क देखते हो? ट्रूडो आपको जमीन की फर्क दिखाता है। अगर हजारों करोड़ रुपए आप कनाडा को दे सकते हैं दालें वहां से लाने के लिए, तो हमारे किसान को क्यों नहीं दे सकते? दालों से क्या होगा कि नाइट्रोजन आती है जमीन में, आपको आर्टिफिशियल नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, यूरिया की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो है वो जितनी बारिश होती है, जहां जो हमारा जितना हमारे नहर का पानी है, कैनाल वाटर है, उससे उसकी खेती हो सकती है। पंजाब की जमीन से पानी नहीं निकालना। और जो जिस मॉडल की हम बात कर रहे थे कि अगर पंजाब में
हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर 20 लाख एकड़ जमीन ही आ जाए, अब दालें हैं, पंजाब पर ईयर 6 लाख टन जो दाल है वो खाता है, और पंजाब में सिर्फ 35,000 टन दाल पैदा होती है। इसका मतलब है कि 92 से 93% दाल पंजाब बाहर से लाता है। अगर वो पीएचयू का रिकॉर्ड बोलता है कि 1960 से 61 के दरमियान पंजाब में 22,65,000 एकड़ पर दाल की खेती होती थी, आज सिर्फ वो 50,000 एकड़ पर होती है। तो अगर पंजाब को जितनी दाल पंजाब के लोगों ने खानी है उतनी खेती वहां करवाई जाए, तो अब कम से कम 20 लाख एकड़ जो एरिया है वो दाल की खेती के अंडर आएगा, और कम से कम 7 एकड़ के पीछे एक ट्यूबवेल है। तो कितना ट्यूबवेल बनता है? 3 लाख एग्रीकल्चर का ट्यूबवेल सिर्फ दाल की खेती करने से बंद हुआ। तो जमीन से पानी नहीं निकलेगा। हॉर्टिकल्चर है, सिर्फ उनको कैनाल वाटर मिलता रहे। अगर पंजाब में 28 किस्म का फ्रूट हो सकता है, सिर्फ 2 किस्म का क्यों हो रहा? हमने वो हॉर्टिकल्चर के एक माहिर से बात की, हमने कहा आपने जो फलों की किस्में दिखाई, हमने कहा अनार नहीं बोला आपने। वो कहता अनार में पंजाब में हो ही नहीं सकता। पंजाब में कई लोगों ने अनारों के बाग लगाए हुए, जिसको साल में सिर्फ एक पानी चाहिए, जो सिर्फ खुश्क मौसम में हो सकता है, रेतले इलाकों में हो सकता है। लेकिन सरकार की वो जहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वो नीति नहीं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मैं सिर्फ 2 मिनट का समय रह गया, तो जो स्थिति है इसका सबसे भयानक पहलू एक मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। पिछले दिन हम पीएचयू के जो डायरेक्टर रिसर्च है उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जो बात उन्होंने बताई कि ये 13 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा मैं 1 साल अमेरिका में काम करता रहा, जो नासा का एक सैटेलाइट है उसने कुछ तस्वीरें ली, उन्होंने मीडिया का नक्शा दिखाया। उन्होंने कहा ये मैं पंजाब के सीएम को दिखा चुका हूं कि जब उनका सैटेलाइट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की यहां से गुजरता है तो इंडिया के नक्शे में दिखाया गया ये एरिया वो लाल था। हमने कहा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि इस एरिया में से ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा निकाला जा चुका है कि यहां ग्रेविटी कम हो। इसका मतलब आप समझिए, अगर गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा है, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो आप धरती पे चल पाओगे? अगर ट्यूबवेल का पानी जमीन से निकला वो धरती पे नहीं गिरेगा। तो ये सब कुछ उस ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडल की देन है। तो उस मॉडल को बदलने के लिए जो हम समझते हैं कि हमारा फ्यूचर टास्क वो है पंजाब की पीजेंट मूवमेंट का, कृषि किसान यूनियन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं आता हूं। तो फार्म लॉ से पहले जो किसानों की स्थिति थी वो फार्म लॉ खत्म होने के बाद भी है, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों में उनमें एक जान डाली है, कुव्वत लाई उनमें कि हम लड़ सकते हैं, इस हुकूमत को हरा सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। उस दौर में जब पूरी पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो सीबीआई के आगे, ईडी के आगे और इस गोदी मीडिया के आगे बिल्कुल धाराशायी हो चुकी है, तब कुछ लोगों का, आपाजी भी आई है, इन लोगों का, आप जैसे सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि किसान आंदोलन की जो सही पिक्चर है उसको लोगों के सामने लाया जाए। लेकिन लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि इस अंधकार के दौर में जब वो देश को एक धर्म का, एक भाषा का, एक कल्चर का बनाना चाहते हैं, तो सभी लोगों ने अलग अलग धर्म से आते हुए, अलग अलग जातियों से आते हुए, अलग अलग भाषाओं से आते हुए एक इतना बड़ा आंदोलन किया कि उस हुकूमत को जो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, हमने कहा यूनिटी है तो मुमकिन है, यूनिटी की और सब कुछ मुमकिन करके दिखाया। ये आंदोलन आने वाले दिनों में और लोगों को इंस्पायर करेगा और बहुत सारे आंदोलनों को जन्म देगा। एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद, और इतनी बढ़िया किताब लिखने के लिए, कितनी बढ़िया ये तो पूरी पढ़ के पता चलेगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।